नमस्कार, स्वागत है बच्चों सभी का एक बार फिर से सीडीपी की क्लास में। ठीक है, तो क्लास जो होती है जनरली इसी टाइम होती है हमारी। तो कैसे हो सभी, बताओ भाई। ऑडियो वीडियो चेक करो, क्लास की करेंगे शुरुआत। तो सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है बच्चों असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी आकलन और मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं बच्चों क्लास की शुरुआत। तो मेरे ख्याल से सब डन है। चलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है बच्चों। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन पे जाने से पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे बच्चों। वर्ड का नाम है मेजरमेंट। क्या वर्ड है प्यारे बच्चों? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट होता है कि जहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस है उसको किसी नंबर से या किसी ग्रेड से, नंबर से हम उसको डिनोट करेंगे बच्चों। भाई कुछ भी चीज़ नाप रहे हो आप, जैसे बच्चे के नंबर कितने आए सर, 80 नंबर आ गए। आपकी हाइट कितनी है सर? 6 फुट है। इस प्रकार की चीज़ को मेजरमेंट कहते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार विद्यार्थी के प्रदर्शन, योग्यता या गुणों को संख्यात्मक मान दिया जाता है। यानी संख्या के रूप में हम चीजों को नापेंगे। विद्यार्थी से रिलेटेड हम बात करेंगे। मेजरमेंट वैसे बहुत ही ब्रॉड सेंस में लिया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी के सेंस में बात करेंगे। जैसे हमने कहा भाई विद्यार्थी के कितने नंबर आए, आपने कहा 100 में से 72 नंबर आए, तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं। नंबर के रूप में उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। इसी प्रकार मैंने कहा कितनी हाइट है विद्यार्थी की, आपने कहा सर 160 सेंटीमीटर। वेट कितना है सर? 45 किलो। यानी विद्यार्थी की कोई भी चीज है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस है, हाइट है, वेट है, किसी नंबर के द्वारा जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको मेजरमेंट कहेंगे बच्चों। और मेजरमेंट के कुछ रूल हैं बच्चों, उन रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है वो एक संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। डन है। उसके बाद बच्चों थोड़ा आगे चलो। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम असेसमेंट, और फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, तो असेसमेंट क्या होता है देखो। आकलन कहते हैं इसको हिंदी में। आकलन विभिन्न उपकरणों की सहायता से विद्यार्थी की सीख से संबंधित जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। भाई विद्यार्थी ने क्या सीखा है उसके बारे में जानकारी हम क्या करेंगे बच्चों? कलेक्ट करेंगे। इसे कहेंगे प्यारे बच्चों हम क्या? असेसमेंट। विद्यार्थी ने क्या सीखा है। क्लास अच्छे से नहीं चल रही क्या? एक मिनट रुक जाओ। हम्म, सही चल रही है। अब देखो, अब सही चलेगी। कोई बात नहीं स्वाति बच्चे, अभी थोड़ी क्लास के एंड में बताता हूँ मैं कुछ। ठीक है, अभी तुम पहले क्लास में फोकस करो, उसके बाद देखेंगे। तो असेसमेंट क्या है कि जब हम विद्यार्थी को जब पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी को, तो उसने क्या सीखा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए को कहते हैं बच्चों हम असेसमेंट। क्या कहते हैं? असेसमेंट। असेसमेंट से बड़ी चीज होती है बच्चों इवोल्यूशन। ठीक है, उसको ब्रॉड सेंस में लिया जाता है। अब असेसमेंट कैसा होना चाहिए? ठीक है, आकलन विभिन्न उपकरणों की सहायता से अलग अलग हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास टीचिंग एड्स हैं उनकी यूज करके, उपकरण हैं, डिवाइस है, उनकी मदद से हम असेसमेंट करेंगे। अलग अलग विधियां हैं असेसमेंट की। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना, असेसमेंट की विधियां कह लो या मूल्यांकन इवोल्यूशन की विधियां कह लो, एक ही जैसी है। तो अगर चाहे असेसमेंट की पूछे तब भी आपको वही बतानी है, इवोल्यूशन की पूछे तब भी आपको वही बतानी है। ठीक है, तो विभिन्न उपकरणों की सहायता से विद्यार्थी की सीख से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। विद्यार्थी ने क्या सीखा है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, इसको कहते हैं असेसमेंट बच्चों। ठीक है, अब असेसमेंट कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये नहीं कि आज तो आपने देखा भाई विद्यार्थी को क्या प्रॉब्लम है, विद्यार्थी ने सीखा या नहीं सीखा, फिर आपने 6 महीने तक कुछ किया ही नहीं। तो लगातार असेसमेंट लेनी है विद्यार्थी की। ठीक है, लगातार असेसमेंट करनी है। उसके बाद है कॉम्प्रहेंसिव, का मतलब है हर चीज का असेसमेंट करेंगे हम। ठीक है, हर चीज का मूल्यांकन करेंगे, केवल एक सब्जेक्ट का या केवल एक ही पहलू का नहीं करेंगे। विद्यार्थी की सोशल वैल्यू का भी, इमोशनल वैल्यू का भी, और पढ़ाई का तो करेंगे ही करेंगे, हर प्रकार का करेंगे बच्चों। उसके बाद है बच्चों निदानात्मक, का मतलब है अगर विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्यूशन होना चाहिए, इस प्रकार का असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पीटीएम करवाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसका मोटिव क्या है बच्चों? भाई टीचर और पेरेंट्स की बात हो जाए, और अगर विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर को हम पेरेंट्स बता दें। ये नहीं कि भाई कुछ हमने असेसमेंट तो किया लेकिन विद्यार्थी की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया। निदानात्मक का मतलब है कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, सुधार पर आधारित। असेसमेंट क्या होना चाहिए? लगातार विद्यार्थी की परफॉर्मेंस में सुधार हो,
ऐसा असेसमेंट, यानी कि एक बार में 100% सुधार हो गया, धीरे धीरे करके हर असेसमेंट में कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। तो ये प्रकृति होनी चाहिए, याद रख लो, CCDI, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रहेंसिव, डायग्नोस्टिक और इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, इस प्रकार का असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले है बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंग्लिश में कहेंगे निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, ठीक है। इसको एक और शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस फोर पे फोकस करो, सीखने हेतु आकलन। तो जो ये असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंग्लिश में वर्ड याद रखोगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, हिंदी में अलग अलग वर्ड अलग अलग बुकों में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है बच्चों? जब पठन क्रिया, लर्निंग प्रोसेस चल रही है ना, उस समय किया जाता है, उस समय किया जाता है। अभी अध्यापक टीचरों को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, उसके दौरान किया जाएगा। अभी जो हमारे पास लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है, लर्निंग के दौरान किया जाता है। जैसे मैं किताब पढ़ा रहा हूं और बीच में मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आपकी कैसी असेसमेंट है बच्चों? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मेन मोटिव होता है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका निदान किया जा सके, या बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूं या सिखा रहा हूं, क्या बच्चा वो सीख पा रहा है, इसके बारे में जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो भाई, शिक्षण के दौरान सीख में सुधार हेतु, शिक्षण के दौरान जब मैं पढ़ा रहा हूं उसके दौरान करूंगा, शिक्षण प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी बच्चों। इसका उद्देश्य छात्रों को फीडबैक देना और उनकी सीखने की कमियों को दूर करना, मेन मोटिव होता है इसका बच्चों। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें अगर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निदान किया जा सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, इसको कहते हैं बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, ये नहीं कि आप लेक्चर देके चले गए, आपका ये भी आपका मॉरल ड्यूटी है कि बच्चे को जो आपने सिखाया वो आ गया, कैसे पता चलेगा? बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछे, जो हम यूटी, ठीक है, यूटी टाइप लेते हैं, या किसी भी प्रकार की अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, विद्यार्थी को सिखाने के लिए जो असेसमेंट करेंगे। इस असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये होगा, इसमें क्या होता है, जैसे विद्यार्थी की प्रॉब्लम है, विद्यार्थी ने मुझसे दोबारा पूछा, मैं बता दूंगा, विद्यार्थी मैंने सवाल कराया या मैंने कोई क्वेश्चन बच्चों को समझाया, बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चों ने मुझसे दोबारा पूछा, मैंने बता दिया, बच्चों को दोबारा भी समझ नहीं आया, मैंने तरीका बता के फिर समझाया। चाहे विद्यार्थी कितनी बार भी पूछे, जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उसमें बताया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई, क्लास में क्वेश्चनिंग करना, होमवर्क देना, क्लास टेस्ट लेना, ये आपका क्या है बच्चों? टाइप ऑफ असेसमेंट है बच्चों, टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर कौन सा असेसमेंट है ये? सॉरी, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मेन बात याद रखना, शिक्षण प्रोसेस के ड्यूरिंग होगा, ये खत्म नहीं हुई अभी प्रोसेस। उसके बाद है बच्चों समेटिव, समेटिव बच्चों, योग्यात्मक या योगात्मक आकलन बच्चों, असेसमेंट ऑफ, ऑफ का मतलब है आपने जो सिखाया है उसका अब आप क्या कर रहे हो, आकलन, सीखने का आकलन। इसमें क्या होगा बच्चों? शिक्षण के अंत में होगा बच्चों, ये शिक्षण के अंत में पूरा चीज मैंने सिखा दिया है। जैसे आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम होते हैं, वो आपके समेटिव असेसमेंट है, एनुअल एग्जाम हो गए, बोर्ड के एग्जाम हो गए, ये आपके क्या है बच्चों? समेटिव असेसमेंट है बच्चों। इसमें क्या होगा देखो, जब मैं फॉर्मेटिव कर रहा था, विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब बताओ, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो विद्यार्थी उस समय मुझसे पूछेगा, क्या मैं उसे बताऊंगा? नहीं, इसमें नहीं बताया जाएगा, इसमें तो फाइनल हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर विद्यार्थी की कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो हम उसका आंसर नहीं देते हैं, ये तो जज करने के लिए है कि पूरे साल आपने क्या सीखा। तो समेटिव असेसमेंट कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ वर्ड यूज होगा बच्चों, एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के एंड में किया जाएगा बच्चों ये, ठीक है। हाँ, और अगर यहाँ पे बच्चा पूछेगा तो यहाँ पे हम आंसर नहीं देते, यहाँ पे फाइनल एग्जाम हम ले रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है बच्चों असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग बच्चों, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन बच्चों, एज लर्निंग। इसमें क्या होता है बच्चों? विद्यार्थी अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद लेता है, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ मॉनिटरिंग पर जोर, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना बच्चों, इसका मोटिव है। जैसे समझो, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक लेसन याद करने के लिए दे दिया,
आपने पहला क्वेश्चन याद किया और फिर आपने बच्चों क्या हुआ, क्वेश्चन को छुपा लिया और अपने मन में दोहराना शुरू किया, क्या मुझे आया कि नहीं आया। आप खुद ही अपना असेसमेंट कर रहे हो। और ये आप अपने किसी मित्र मित्र की सहायता से या अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता की सहायता से भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन याद किया और आप अपने भाई को कहा कि मुझसे सुनना, क्या मुझे याद हुआ है, तो ये आप क्या कर रहे हो, सीखने के रूप में आकलन आप क्या कर रहे हो बच्चों, असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं इसको। ठीक है, जब आप खुद अपना असेसमेंट करोगे, ठीक है, टीचर नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों याद रखने हैं। असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट। एक तो आया फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, तो यहां पे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कर रहे हैं हम, तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होगा। अगर विद्यार्थी को प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा बताएंगे। असेसमेंट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, यहां पे जो बच्चों को सिखा दिया उसके बाद करेंगे, यहां पे प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा नहीं बताएंगे। और एज का मतलब है विद्यार्थी खुद अपना असेसमेंट करेगा, क्या मैंने सीखा है, वो अपने आप क्वेश्चन ढक के खुद चेक करा कि क्या मुझे आया नहीं आया। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन याद किया, फिर मैंने खुद लिख के देख लिया, फिर मैंने मैच किया, जो भी मेरे पास बुक है, नोटबुक है, गाइड है, उसमें मैच किया, क्या मैंने सही लिखा। इसको कहते हैं बच्चों एज। क्या इन तीनों में दिक्कत है, टीचिंग प्रोसेस के दौरान टीचर द्वारा किया जाएगा, प्रॉब्लम आएगी तो आंसर बताया जाएगा। इसका मेन मोटिव होता है विद्यार्थियों को सिखाना, सिखाने के बाद किया जाएगा। फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो ये है, इसमें प्रॉब्लम आएगी हम आंसर नहीं देंगे, एज विद्यार्थी खुद करेगा। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं बच्चे हमारे, 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनमें से एक आज हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये लगा के चलो हमने 85-90% कवर कर लिया है। समझ गए, तो सेल्फ असेसमेंट आप खुद का भी असेसमेंट कर सकते हो, पीयर असेसमेंट आपके मित्र भी आपसे सुन सकते हैं, इसको भी हम किसको कहेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग। तो सेल्फ असेसमेंट भी इसी को कहते हैं, पीयर असेसमेंट भी यही है। डन है, तो ये तीन आपको समझने जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो एच टेट में क्या सी टेट में यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, आंसर बताओ। एक शिक्षक हर पाठ के बाद छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता है और उसी आधार पर अगला पाठ संशोधित करता है, यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। अ टीचर आस्क oral questions after every lesson and modify teaching accordingly, किस प्रकार का ये मूल्यांकन है। ठीक है, समेटिव, डायग्नोस्टिक, असेसमेंट फॉर लर्निंग, प्लेसमेंट असेसमेंट, बताओ भाई। पेपर का देखो अभी, ठीक है, पेपर का तो अभी देखो कुछ कह रहे हैं 30 को होगा, 30-31 जनवरी को होगा, तो अभी देखो कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम जानना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारा एग्जाम होगा। देखो, बाकी बोर्ड वाला है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है कि पेपर तुम्हारा अप्रैल में जाके होना चाहिए। बाकी मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तैयारी कर रखी है तुमने, तो आंसर बताओ भाई, क्या कहते हो, किस प्रकार का असेसमेंट है। ठीक है, एक शिक्षक हर पाठ के बाद छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता है, पाठ के बाद पूछ रहा है, और उसी आधार पर अगला पाठ संशोधित करता है, ये किस प्रकार का है बच्चों, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या प्लेसमेंट असेसमेंट है। सी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग कह रहे हो, ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी, या तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, एक बात थोड़ा अगर कहीं डायग्नोस्टिक वर्ड आ जाए तो समझना। डायग्नोस्टिक में क्या किया जाता है बच्चों, बच्चे की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम, और एक बात याद रखना, डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है ना, इस पे फोकस करना एक बार, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, पठन, पठन जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उससे पहले किया जाता है ये, लर्निंग से पहले, लर्निंग से पहले, लर्निंग से पहले। जैसे मान लो बच्चे को मैं कोई भी भिन्न वाले सवाल करा रहा हूं, मैंने बच्चों से ये कराया, मैंने देखा बच्चों को ये सवाल आ ही नहीं रहे हैं, मतलब भिन्न को समझने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मैं अब क्या करूंगा बच्चों, मैं कहूंगा छोड़ो यार, ये भिन्न वाले सवाल मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, पहले तुम्हें बेसिक बताता हूँ।
तो पहले मैं भिन्न का बेसिक बताऊंगा बच्चों को, क्योंकि भिन्न तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही, तो पहले मैंने बच्चों को बेसिक बताया कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा अब आ जाओ, अब भिन्न वाला चैप्टर करते हैं। बेसिक समझ आ गया तुम्हें, अब भिन्न वाला चैप्टर करते हैं। तो डायग्नोस्टिक ये है कि जिस चीज में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पहले उसका निदान कर दो, फिर आप टॉपिक शुरू करो। ठीक है, तो ये तो पाठ के अंत में कर रहा है, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बच्चों ये मैंने तुम्हें बता दिया सेल्फ असेसमेंट, इसी को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट ये तो हमने पढ़ लिया। तो सेल्फ असेसमेंट को ही असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो असेसमेंट एज लर्निंग को ये यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, यहीं पे इसको सेल्फ असेसमेंट भी कर लो भाई। सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन जब बच्चा खुद करेगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इसी को कर लो, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलो, तो ये डायग्नोस्टिक भी मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है निदानात्मक आकलन। सीखने की कठिनाई की पहचान करना भाई, बच्चे को अगर किसी चीज को सीखने में दिक्कत हो रही है तो उसकी पहचान करना। एग्जाम्पल, छात्र भाग के सवाल नहीं कर पा रहा है, तो अब मैं उसे सीधा भाग के सवाल नहीं कराऊंगा, पहले मैं उसे भाग सिखाऊंगा, भाग के सवाल करते कैसे हैं। तो पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जैसे मान लो एक चैप्टर आ गया, चैप्टर मान लो चैप्टर है तीसरा, चैप्टर थर्ड है, और वो है डिवीजन। अब मैं बच्चों को सीधा डिवीजन नहीं कराना, पहले मैं पूछूंगा क्या तुम्हें भाग करना आता है। बच्चों ने कहा नहीं सर हमें तो आता नहीं। तो अब मुझे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बच्चों को जब भाग ही करना नहीं आ रहा है तो मैं भाग के सवाल कैसे कराऊंगा बच्चों को। तो पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, एबीसी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही कैसे भाग करते हैं ये बेसिक बातें बता दी, फिर चैप्टर शुरू किया। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो भी धन्यवाद बच्चे। डन है, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो, किस स्थिति में डायग्नोस्टिक असेसमेंट सबसे अधिक उपयोगी होगा। क्वेश्चन है भाई, कब डायग्नोस्टिक असेसमेंट सबसे अधिक उपयोगी होगी। पाठ समाप्त हो चुका हो तब, पाठ शुरू करने से पहले छात्रों की कठिनाई जाननी हो, ग्रेड देना हो, चयन करना हो। तो मेरे ख्याल से आसानी से आंसर बता दोगे आप। क्या आएगा, पाठ शुरू करने से पहले, जैसे भाग के सवाल कराने से पहले भाग, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि भाग कैसे करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई, ये चैप्टर हम करेंगे, दिक्कत है तो बताओ, पहले मैं इसका बेसिक बता दूंगा। इसको कहते हैं बच्चों डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। डन है। अब आ जाओ भाई, इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन क्या होता है, ठीक है। तो इवेल्युएशन में क्या होता है, हम मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, बच्चे के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, साथ में उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे या ग्रेड से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो बच्चे के बारे में जानकारी भी हम, जैसे तुमने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव, जो हमारे पास इवेल्युएशन करता है वो यहाँ हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन मापन और आकलन के आधार पर विद्यार्थी के प्रदर्शन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे मापन भी करेंगे और विद्यार्थी का आकलन भी करेंगे, इन दोनों को मिला दो तो मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन ज्यादा बड़ी चीज होती है बच्चों, असेसमेंट से ऊपर होता है, ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है इवोल्वेशन। तो इसमें क्या किया कि बच्चे को कितना आया ये भी मैंने चेक कर लिया, साथ में उसको एक नंबर भी दे दिया मैंने या ग्रेड भी दे दिया, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द वर्थ और वैल्यू ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड मेजरमेंट। तो असेसमेंट और मेजरमेंट याद रखो, दोनों का मिक्स है इवैल्यूएशन। मेजरमेंट में हम क्या कर रहे थे, परफॉर्मेंस को किसी नंबर के आधार पर, जैसे भाई बच्चे के 80 नंबर आ गए तो ये तो मेजरमेंट है, ये तो क्या है बच्चों, मेजरमेंट है। असेसमेंट में हमने देखा बच्चे को किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा सीख पा रहा है नहीं पा रहा, उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया बच्चों का, टाइम टाइम पे यूटी लिए, एग्जाम लिए। अब इन दोनों को मिला के इवेल्युएशन होगा। ठीक है, असेसमेंट और मेजरमेंट के आधार पर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, वो इवेल्युएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा ज्ञात होती है। शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा ज्ञात होती है, इस लाइन का क्या मतलब है भाई। तुम मान लो 10th का एग्जाम दे रहे हो, अब 10th के एग्जाम में तुम्हारा उद्देश्य क्या है भाई, 10th को पास करना। अब हमने किस हद तक 10th में परफॉर्मेंस किया है वो इवैल्यूएशन करेगा भाई। तेरी आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, या आपकी मेरिट आई है, या क्लास में आप टॉपर हो, या डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हो, ये इवैल्यूएशन के थ्रू जाना जाएगा। और केवल पढ़ाई पढ़ाई का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा।
पढ़ाई से रिलेटेड भी किया जाएगा, ठीक है, आपका सोशल भी किया जाएगा, आपका कॉग्निटिव भी किया जाएगा, आपका इमोशनल भी किया जाएगा। तो हर प्रकार का ओवरऑल आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। तो केवल शैक्षणिक चीजें ही नहीं नापेंगे हम, बच्चे का ओवरऑल हम क्या करेंगे बच्चों, इवेल्युएशन करेंगे। लेकिन शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा है ये, भाई कितने आपने शैक्षणिक जो उद्देश्य था शिक्षा का, आपने कहां तक पहुंचे हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल ये मत समझो कि नंबर लाना है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही वास्ट है। आपको तैयार करना सामाजिक रूप से, इमोशनल रूप से, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपका करना है बच्चों, ठीक है। तो हर प्रकार की चीजों को नापेंगे, कितना आपने सीखा ये इवैल्यूएशन के थ्रू किया जाएगा बच्चों। आप देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इवैल्यूएशन, अच्छे मूल्यांकन का क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चों, अच्छे मूल्यांकन के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। एक तो बच्चों वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, सतत होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। मोनिका बच्चे, इसके बाद मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और लगेंगी जिनमें छोटे छोटे टॉपिक हम कवर कर देंगे, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट समझो, ठीक है। और बोलो। तो सबसे पहले है भाई वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है बच्चों, वैलिड का मतलब ये है कि भाई जिस चीज का मैं इवेल्युएशन करना चाहता हूं वही मैं आपसे उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछूं। जैसे मान लो मैं मैथ में मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया ट्रिग्नोमेट्री, अब मैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होना था, मैंने तो वहां पे क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश के, तो ये वैलिड नहीं है। बात समझ रहे हो। जैसे तुम कई बार एग्जाम होते सर ये तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं कर रखा था बोर्ड वालों ने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं आनी चाहिए, वैलिड का ये मतलब है बच्चों, ठीक है। मूल्यांकन वही मापे जिसे मापने के लिए वह बनाया गया है, जो मापने के लिए बनाया गया वही नापे बच्चों, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल का मतलब क्या है, मूल्यांकन हर बार लगभग समान परिणाम दे, ठीक है। रिलायबल का मतलब क्या होना चाहिए, हर बार समान परिणाम देने का मतलब क्या है कि देखो मान लो क्या है, जैसे मान लो थोड़ा और मैं शिक्षा से हट के आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक थर्मामीटर है, अब थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए है बच्चों, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए, तो यहाँ पे भाई एक पानी है, गर्म पानी का हमारे पास बर्तन है, मैंने इसमें थर्मामीटर डाला, पहले इसने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, अब दोबारा, ठीक है, दोबारा मैंने थर्मामीटर डाला, इसने रिजल्ट दिया 50 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने डाला, इसने रिजल्ट दिया 10 डिग्री सेल्सियस। यानी हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चला चला चल सकता है, लेकिन फिर हम कहेंगे बच्चों अगर ऐसे रिजल्ट आए, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो हम कहेंगे जो ये हमारा मूल्यांकन है ये रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये समझो कि एक बार तो मैंने टेस्ट बनाया, बच्चे के 100 में से 90 नंबर आए, अगली बार मैंने टेस्ट बनाया वैसा ही, बच्चे के कितने नंबर आए, 10 नंबर आए। इसका मतलब जो गड़बड़ है, या तो बच्चा ने कुछ गड़बड़ की है या वो टेस्ट का लेवल में गड़बड़ हो गई बच्चों। तो रिलायबल का मतलब ये होता है कि हर बार एक जैसा परिणाम आए जिस पे आप भरोसा कर सको, ठीक है। जैसे आपका सो साथी है, तो आपको पता है कि जब भी आपके पास मुसीबत आएगी तो वो हर बार आपका साथ देगा, ये नहीं कि कभी तो उसने आपका साथ दिया, कभी उसने कह दिया मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर वो हर बार हर मुसीबत में आपका साथ देता है, तो आप कहते हो कि भाई ये बंदा भरोसेमंद है, रिलायबल है। तो टेस्ट का भी यही मतलब है, मूल्यांकन रिलायबल होना चाहिए, हर बार एक जैसा परिणाम होना चाहिए। जैसे दोस्त नहीं होते हैं, फोन करते हैं हाँ भाई तैयार हूं मैं आ गया, हर बार तैयार है। उसका बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति का उस पर प्रभाव ना दिखे, मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षपात ना हो भाई, ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात कैसे हो सकता है, जैसे टीचर ने कहा भाई हाँ हाँ ये बच्चा तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ना आता है, इसको मैं ज्यादा नंबर दे दूं। ओह अच्छा ये बच्चा मेरे पास नहीं आता, पड़ोस वाले क्या ट्यूशन लगा रखा, इसको नंबर कम दे दूं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी को आसान क्वेश्चन पूछ लिए, किसी से मुश्किल पूछ लिए, किसी को ज्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम नंबर दे दिए। इसीलिए बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं ना, एमसीक्यू वाला पेपर होता है, उसके अंदर पक्षपात कम होता है। सब्जेक्टिव में जिसमें लिखना होता है ना, उसमें पक्षपात ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि लिखने वाले पे फिर सामने वाले के ऊपर आ जाता है भाई, किसी को ने ज्यादा नंबर दे दिया किसी को कम। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत, ठीक है। उसके बाद जांच का परिणाम परीक्षक की पसंद या नापसंद पर निर्भर ना करे, यही जो मैंने तुम्हें बताया, उत्तर स्पष्ट और तय हो। उत्तर स्पष्ट और तय हो मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर होना चाहिए, नहीं कि उसके अलग अलग बहुत सारे आंसर हैं।
उसके बाद है कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब समग्र। समग्र का मतलब जो मूल्यांकन हो बच्चे के हर एक पहलू का मूल्यांकन करे, उसका सामाजिक पहलू का भी, उसका इमोशनल पहलू का भी, उसका शैक्षणिक पहलू का भी। तो समग्र का मतलब है, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है पूरा। ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार भाई। कॉन्टिन्यूस तो मैंने बता दिया भाई, ये नहीं कि तुमने लगातार, मूल्यांकन लगातार चलता रहे, केवल अंत में ना हो। ठीक है। मूल्यांकन लगातार चलना चाहिए, ये नहीं कि भाई कोई बात नहीं भाई साल के एंड में ही देखेंगे, एक पेपर ले लेंगे, लगातार। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा स्कूल स्कूल लेवल पे क्या होता है, बच्चों बच्चों के लगातार यूटी होते रहते हैं, फिर हाफ ईयरली होते रहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, इस प्रकार की चीजें। ठीक है। तो भी वहां तो फिर क्वेश्चन करेंगे हम, तो वो थोड़ा आप कर लेना। प्रैक्टिकल का मतलब है व्यवहारिक। ठीक है। मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो व्यवहारिक होना चाहिए, कि ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि वो हम कर ही ना पाए मूल्यांकन। ठीक है। जैसे हम बच्चों का एग्जाम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। अब मैंने कह दिया भाई मैं तो बच्चों का मूल्यांकन करूंगा, आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब बच्चे हैं 50, मेरे पास एक ही कंप्यूटर है, तो पॉसिबल ही नहीं है मूल्यांकन कर पाना, बहुत समय लग जाएगा क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी टेक्निक यूज करूं उसमें पैसा ही बहुत ज्यादा लग जाए। व्यवहारिक का, प्रैक्टिकल का मतलब है कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से परफॉर्म किया जा सके। डन है। अब क्वेश्चन देखो भाई। एक परीक्षा हर बार लगभग समान अंक देती है, लेकिन यह छात्रों की वास्तविक समझ को नहीं माप पाती। ये इस परीक्षा में किस गुण की कमी है? ठीक है। समान अंक दे रही है तो रिलायबल तो है ये। रिलायबल क्या होता है, जिसमें एक जैसा परिणाम आए। समान अंक दे रही है, रिलायबल तो है, लेकिन ये छात्रों की वास्तविक समझ को नहीं माप पा रही है। छात्रों की वास्तविक समझ को नहीं माप पा रही है, जो हम नापना चाहते हैं उसको नहीं नाप पा रहे हैं। तो रिलायबल तो है, रिलायबल तो है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, वास्तविक समझ को नहीं नाप रहे हैं। ठीक है। बच्चों का मैं आईक्यू नापना चाहता था, लेकिन इस मूल्यांकन से मुझे आईक्यू का पता ही नहीं चला, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। इतनी बात समझ आए तुम्हें? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। टूल्स फॉर इवेल्युएशन। मूल्यांकन के टूल्स फॉर इवेल्युएशन पूछ ले या टूल्स फॉर असेसमेंट पूछ ले, एक ही प्रकार के। किन किन तरीकों से, किन उपकरणों का यूज करके, क्या हमारे पास टेक्निक है जिनसे हम इवेल्युएशन या मूल्यांकन कर सकते हैं या हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई हम रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मल होता है एग्जाम में, यूटी ले लिए, पेपर ले लिए, रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं बच्चों। ज्ञान, समझ और स्मरण शक्ति का आकलन किया जा सकता है। एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा तो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा ना, तो बहुत सारे बच्चों का एक साथ किया जा सकता है भाई रिटर्न टेस्ट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिड्यूस एग्जामिनर बाइस। तो कह रहा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यू वाले, वो ज्यादा बढ़िया होते हैं। इसमें एग्जामिनर पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होगा, जिसका सही है उसको नंबर मिलेगा, जिसका सही है नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, और किस प्रकार से हो सकता है, हम ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं बच्चों रिटर्न इवेल्युएशन का। दूसरा तरीका है बच्चों आपके सामने ओरल टेस्ट भाई। ओरल टेस्ट का ये फायदा है, आपको एकदम रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि अगर रिटर्न टेस्ट लेंगे तो फिर कॉपी आपको चेक करनी पड़ेगी। ओरल में क्या हुआ, आपने सुना एकदम आंसर बता दिया, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा ओरल टेस्ट में। ठीक है। तो विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का आकलन होगा। अब ओरल टेस्ट में क्या होगा कि बच्चा बोलने में कैसा है, और उसके हाव भाव देखकर, उसकी बॉडी के जेस्टर या गेस्चर देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर आत्मविश्वास है। ये सारी चीजें ओरल टेस्ट से हम मेजर कर सकते हैं। विषय की गहराई से समझ का पता लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है। और तुरंत फीडबैक भी दिया जा सकता है। एकदम हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो वाइवा वगैरह होता है वो यही यही रीजन है कि एक तो हमें बच्चे के आत्मविश्वास का पता चले और उसे रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है बच्चों। तो ओरल टेस्ट ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन भाई। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, अवलोकन देखेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, बच्चे का अगर आपको व्यवहार, उसकी अभिवृत्ति और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है बच्चों। यूज टू असेस बिहेवियर, एटीट्यूड एंड स्किल। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से आप क्या देख सकते हो, बच्चे के व्यवहार का आकलन कर सकते हो, उसके एटीट्यूड का भाई कोई आपने उसको समस्या दी, उसके प्रति वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड का पता चलेगा। साथ में कौशल भाई, कौशल जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते थे लास्ट में, जैसे कोई करके दिखाओ, ये एक्सपेरिमेंट 11वीं 12वीं में साइंस में करवाते थे, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल होती थी, एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाते थे। तो तुम्हें आया कि नहीं आया, कहीं तुमने केवल रट्टा रटाया तो चीज तो नहीं है। ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा, अगर थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हो कोई, जैसे 11वीं में मैं आता था कि भाई लैब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना के दिखाओ, तो इस प्रकार का बच्चों। ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रदर्शन देखा जा सकता है। प्राकृतिक परिस्थितियों का मतलब है कि लाइव इन्वायरमेंट के अंदर हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। जैसे मान लो कोई
कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अब मुझे देखना क्या ये अच्छा डॉक्टर है कि नहीं है, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो लाइव इन्वायरमेंट में उसके पास पेशेंट आएंगे, मैं लगातार देख रहा हूँ उसको, ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा ये कैसा व्यवहार कर रहा है, तो लाइव इन्वायरमेंट में मुझे पता चलेगा। उसके बाद है बच्चों भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के लिए उपयोगी है। हम इसे इमोशनल डेवलपमेंट भी मेजर कर सकते हैं, और उसकी स्किल, फंक्शनल, क्या कार्य करता है, क्या वो कार्य करने के लायक है या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। क्रियात्मक का मतलब है एक्शन, डॉक्टर क्या करेगा, मरीजों का इलाज करेगा, वकील क्या करेगा, वकालत करेगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई मिस्त्री है, कारीगर है, कोई इंजीनियर है, वो क्या करेगा, बनाएगा। तो क्रियात्मक मतलब वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये देखेंगे हम, ठीक है। भावात्मक का मतलब है इमोशनल, जब उसके सामने समस्या आएगी, जैसे डॉक्टर के सामने बहुत सारे मरीज आ गए, क्या वो झुझला तो नहीं गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं पे भी आप काम करो, कभी ना कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि सामने वाला आपको बिल्कुल परेशान कर दे, तो उस समय क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये भी हम ऑब्जर्वेशन से चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सामने वाला कैसा काम कर रहा, देखना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। भाई प्रैक्टिकल, जैसे हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, ठीक है, कार्य को करके दिखाने से कौशल का आकलन करना। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू होता है कई बार, तो तुम्हें लाइव क्लास में, जैसे तुमने बीएड वगैरह की होगी, तो बीएड में नहीं किया किया जाता, लास्ट में प्रैक्टिकल होती थी, पढ़ा के दिखाओ, तो आपको लाइव क्लास में पढ़ा के दिखाना था, तो एक बार प्रैक्टिकली करवा के देखा है। जिस चीज़ के लिए आपको टेस्ट हो रहा है, क्या आपको वो चीज़ आती है, तो वो लाइव करा के देख लिया, इसको प्रैक्टिकल कहते हैं बच्चों, ठीक है। सटीकता, विधि और तकनीक पर ध्यान दिया जाता है। भाई सही पढ़ा रहे हो या आप नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हुए क्या देखा गया, आपके पढ़ाने का तरीका देखा गया, आपकी तकनीक पर ध्यान दिया गया। नर्सिंग और स्वास्थ्य शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो नर्सिंग और स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अपने टीचिंग में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है बच्चों, समय के साथ साथ विद्यार्थियों की निरंतर प्रकृति दिखाते हैं, समग्र और सतत मूल्यांकन में सहायता होते हैं, और असाइनमेंट, चार्ट, रिकॉर्ड और रिपोर्ट शामिल होते हैं बच्चों। तो पोर्टफोलियो में, जैसे हमारे पास पोर्टफोलियो और एक वो जो रिकॉर्ड बनाते हैं बच्चे का, वो सारा भाई। तो पोर्टफोलियो तुमने देखा होगा ना कई बार, भाई पोर्टफोलियो दिखाओ स्टूडेंट का, तो उसकी जितनी भी उसकी उपलब्धि हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखना एक प्रकार का पोर्टफोलियो है बच्चों, ठीक है। पोर्टफोलियो में हर प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी, भाई बच्चे ने 8वीं में इतने नंबर लिए, 10वीं में इतने नंबर लिए, वहाँ पे खेलने गया था, वहाँ पे ये परफॉर्मेंस किया, ये सारी बातें। उसके बाद है बच्चों असाइनमेंट दिया जाता है। तो असाइनमेंट आपको कई बार दिया होगा, चार्ट बना के लाओ, घर से ये करके लाना, इस प्रकार का कार्य बच्चों। नियमित अध्ययन और स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। नियमित का मतलब लगातार, स्व का मतलब अपने आप। तो असाइनमेंट घर से करने के लिए दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चा खुद करके देखे, ठीक है। विषय को अच्छे से समझने में सहायता करता है बच्चों असाइनमेंट। लिखित कार्य, केस स्टडी और रिपोर्ट शामिल होते हैं इसमें। तो लिखने के लिए दिया जा सकता है, या किसी के ऊपर, केस स्टडी का मतलब है किसी के ऊपर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए दिया जा सकता है, और रिपोर्ट भी इसमें शामिल हो सकती है। उसके बाद भाई रेटिंग स्केल, कई बार आपने सीखा होगा ग्रेडिंग स्केल भाई, ठीक है, ए ग्रेड दे दिया, बी ग्रेड दे दिया, या ऐसा भी हो सकता है भाई, रेटिंग स्केल ऐसा भी हो सकता है भाई 10 में से कितने दोगे, 9 नंबर दे, 10 में से 9 पॉइंट देते हैं हम, 8 देते हैं, 7 देते हैं, इस प्रकार के स्केल को हम रेटिंग स्केल कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य। तो प्रोजेक्ट भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और एक प्रोजेक्ट पे कई लोग काम करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वैसे आपको जब हायर लेवल में आपने पढ़ा होगा तब भी आपको भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनमें फ़र्क होता है। तो वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देता है बच्चों। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो भी आपने सीखा है थियोरटिकली, आप प्रैक्टिकली, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप वहाँ पे अपने ज्ञान का यूज़ करो। तो यही कह रहा है, वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा क्या करते हैं बच्चों, देते हैं, ठीक है। ये अभी ये चैप्टर अभी ये कराऊंगा, ठीक है प्रदीप में, हाँ, शायद इसके बाद ही कराऊंगा। समस्या समाधान और टीम वर्क कौशल विकसित होता है। भाई समस्या, भाई कोई प्रोजेक्ट दे रखा है तो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना समस्या ही तो है। टीम वर्क, प्रोजेक्ट पे ज़्यादातर कई लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सामुदायिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में सामान्यतः उपयोग होते हैं बच्चों। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे भी यूज होते हैं आपके, ठीक है। स्कूलिंग में भी यूज होते हैं चेक लिस्ट बच्चों। तो चेक लिस्ट आपको पता है, चेक लिस्ट इस प्रकार के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, चेक लिस्ट इस प्रकार के बॉक्सेस होते हैं। तो इसमें उत्तर, या तो चेक लिस्ट में क्या आपको हिंदी आती है, क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आपको अन्य भाषा आती है, चेक लिस्ट ऐसे, इस प्रकार की चीज को चेक लिस्ट कहते हैं बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चनियर बच्चों,
ठीक है। क्वेश्चनियर बच्चों, क्वेश्चनियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चनियर कई प्रकार के होते हैं बच्चों, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड वो होते हैं जिनमें आप कितना भी लंबा आंसर दे दो, क्लोज एंडेड आपको कह दिया भाई 100 वर्डों के अंदर इसका आंसर दो, ठीक है। एमसीक्यू हो सकते हैं। तो क्वेश्चनियर में क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जानकारी, विचार और प्रतिक्रिया प्राप्त करने में उपयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चनियर कैसे होते हैं भाई, जैसे जिस बारे में जानकारी मुझे प्राप्त करनी है वैसा ही क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे मुझे आपकी मैथ की नॉलेज चेक करनी है तो मैथ के क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं इंटरव्यू में जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हायर कर रहा हूँ अपनी कंपनी में काम करने के लिए, और मेरे पास कोई भी कंपनी है, मैं स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपके घटनात्मक अभिलेख, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चों। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी पोर्टफोलियो की तरह ही होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों। तो विद्यार्थी के जितने भी व्यवहार है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा चौथी क्लास में है तो उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा एक फाइल के अंदर, और जब बच्चा 5वीं क्लास में होगा तो 5वीं क्लास के टीचर उस फाइल को पढ़ के पहले ही उस बच्चे के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के को कहते हैं बच्चों हम, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो ये बच्चों अलग अलग टूल्स थे किसके, इवेल्युएशन के। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। एक शिक्षक छात्रों की तुलना एक दूसरे से नहीं करता बल्कि तय मानकों के आधार पर उनकी प्रकृति देखता है, यह किस प्रकार का मूल्यांकन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, इन पे फोकस करो। एक तो आया बच्चों नॉर्म रिफरेंस्ड, और एक आया बच्चों क्राइटेरियन रिफरेंस्ड। इन 2 वर्डों पे फोकस करो। क्या आपको इनके बारे में पता है? मानक संदर्भित मूल्यांकन, मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूं भाई। नॉर्म, एक तो है नॉर्म, ठीक है, और एक है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, ठीक है, बहुत अच्छी तरह मैं तुम्हें बताऊंगा। नॉर्म क्या होता है बच्चों, नॉर्म क्या होता है, इसमें बच्चे की तुलना बच्चे से की जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, एक शिक्षक छात्रों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर रहा है, तो नॉर्म तो ये है नहीं। ये क्या होता है बच्चों, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन में क्या होता है, बच्चे की बच्चे से तुलना नहीं करती, एक क्राइटेरिया दे रखा होता है, उसके हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। जैसे समझो, नॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी हरियाणा के अंदर सी ग्रुप का एग्जाम हुआ है। अब मैंने क्या कहा भाई, जो कोई भी पोस्ट निकली, मान लो क्लर्क की पोस्ट निकली, क्लर्क की पोस्ट निकली, कलर की पोस्ट निकली। अब मैंने कहा भाई मैं तो ऊपर के 10% बच्चों को लूंगा, ऊपर के 10% बच्चों के लूंगा जिनके बढ़िया बढ़िया नंबर हैं। तो इनका मतलब बच्चों से तुलना कर रहा है, केवल उन्हीं बच्चों को लूंगा जिनके बढ़िया नंबर है। तो बच्चे की बच्चे के साथ तुलना की जा रही है। इसका मतलब हो सकता है एक बच्चे के 80 नंबर है, वो मैंने ले लिया, और एक बच्चे के मान लो 70 नंबर है, उसका नंबर नहीं पड़ा। हालांकि दोनों ने सीईटी क्वालिफाई तो कर रखा है, लेकिन मैंने ऊपर के ले लिया, यानी बच्चों की तुलना करके ले ली, बढ़िया बच्चे ले लिए। इसको कहते हैं बच्चों नॉर्म रेफरेंस। अब क्राइटेरियन में क्या होता है, बच्चे की बच्चे के साथ तुलना नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा 10वीं का बोर्ड का एग्जाम हुआ और मैंने कहा भाई 33% वाला पास है, बच्चे की बच्चे से तुलना नहीं किया। क्या, एक मैंने रेफरेंस बना दिया, एक क्या बना दिया बच्चों, मैंने क्राइटेरिया बना दिया, क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरिया क्या बनाया, कोई भी बच्चा हो अगर 33% से ज्यादा नंबर ले आया तो पास है। तो जिसके भी 33% से ज्यादा नंबर आ गए सारे पास हैं, बच्चों की आपस में तुलना नहीं की। लेकिन जब मैंने कहा भाई ऊपर के केवल 10% लूंगा, तो मैं तुलना कर रहा हूं ना, इंटेलिजेंटों को ले रहा हूं। ऊपर के 10% में हो सकता है 70 नंबर वाला ना आए, 80 वाला आ जाए। इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। जब एक बच्चे की बच्चे के साथ तुलना की जाती है, एक बच्चे की बच्चे के साथ तुलना की जाती है, उसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। और जब एक माप क्या करते हैं बच्चों, क्राइटेरियन क्या होता है, जब एक स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। जिसके भी 33% से ऊपर आया पास, इसको कहते हैं क्राइटेरियन। तो ये बताओ भाई, एक दूसरे से तुलना नहीं कर रहा बल्कि तय मानक। तय मानक का मतलब हमने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया है कि जैसे मैंने कहा 33% से ऊपर वाला पास हो जाएगा। तो तय मानकों के आधार पर उनकी प्रकृति देख रहा हूं, तो इसको कहेंगे बच्चों क्राइटेरियन रेफरेंस। कहानी समझ आई कि नहीं आई तुम्हें? ठीक है, डन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, सीसीई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। तो यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है जिसका आजकल यूज किया जाता है बच्चों, जिसमें छात्रों के शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक, पढ़ाई से रिलेटेड,
पढ़ाई से रिलेटेड और पढ़ाई के साथ चलने वाली जो हमारे पास क्यूरिकुलम एक्टिविटीज होती है, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज होती है, भाई भाषण प्रतियोगिता में बच्चे ने भाग ले लिया, बच्चे का व्यवहार कैसा था, ठीक है, बच्चे ने खेल में भाग ले लिया, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों का भी क्या करेंगे बच्चों, इवेल्युएशन करेंगे, निरंतर करेंगे बच्चों। कॉन्टिन्यूस का मतलब निरंतर, और समग्र मतलब पूरा करेंगे। इसको कहते हैं बच्चों पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों का भी जब हम मूल्यांकन करते हैं, इसको कहते हैं CCE। दो बातें हैं, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जो हमारे पास को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज है उनका मूल्यांकन करना, और दूसरी बात कॉन्टिन्यूस करना, लगातार करना। ये नहीं कि भाई एक आधी बार करके हम हट गए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है निरंतर, ठीक है। इवोल्वेशन इज डन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, पूरे साल किया जाएगा, इसीलिए हम हर महीने यूटी लेते हैं, यूटी लेते हैं, ये नहीं कि साल में एक बार किया जाए, लगातार किया जाएगा, ठीक है। यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी पढ़ाई जो चल रही है उसके दौरान किया जाएगा। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, असेसमेंट फॉर, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे हम। उसके बाद जैसे क्लास में हम टेस्ट ले रहे हैं, ऑरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, ये सारे के सारे बच्चों आपके कॉन्टिन्यूस चीजें हैं, लगातार कर रहे हैं। कभी प्रोजेक्ट दे दिया, कभी असाइनमेंट दे दिया, कभी क्वेश्चन पूछ लिए, कभी टेस्ट ले लिए। उद्देश्य क्या है, सीखने के दौरान बच्चे के अंदर सुधार, ठीक है, बच्चा लगातार सीखता रहे। लगातार अगर हम असेसमेंट करेंगे तभी तो बच्चे की, कई बार क्या होता, पहले क्या थी कि साल के एंड में हमने पेपर ले लिया, अब बीच में हमें पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे ने सीखा क्या, लास्ट में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब आई। लेकिन हम लगातार करेंगे, हर यूटी ले रहे हैं, तो मुझे एक दो यूटी में ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार तुमने सुना होगा ना, लास्ट में भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, टीचर ने कहा यार आपका बच्चा तो बिल्कुल जीरो है, इसको कुछ नहीं आता, बट पेरेंट्स क्या कहते हैं, पूरे साल आप सो के थे, पहले क्यों नहीं बताया। इसका मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन नहीं किया, लगातार करना है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है हर पहलू का, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है पूरा, समग्र, ठीक है। कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, सारी चीजें को कवर करें, केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं बच्चों, ठीक है। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें, ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज होगी। उसके बाद बच्चों को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज लाइक जीवन कौशल, बच्चे को कोई स्किल आती है, डांसिंग में अच्छा है, भाषण कला में अच्छा है, गाना अच्छा गाता है, ड्राइंग अच्छी करता है। एटीट्यूड एंड वैल्यू, बच्चे का दृष्टिकोण भी देखना है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, समस्या आती है तो कैसा बिहेव करता है। स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, योगा, सारी चीजों को हमें देखना है। तो इसको कहते हैं बच्चों समग्र, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। अब एक दो बातें देखो, 2005 के अंदर जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क आया था, एनसीएफ 2005, इसके अंदर बच्चों CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन के ऊपर जोर दिया गया था। 2005 का जो नेशनल फ्रेमवर्क आया था, ठीक है, इसने कहा था कि भाई रट्टा मत मरवाओ बच्चों को, उनका लगातार इवोल्यूएशन करो, चीजों को समझ के आधार पर करो। तो CCE को प्रोत्साहन देने की बात सबसे पहले 2005 का जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें कहा गया है बच्चों। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट आया था बच्चों, और इसने CCE को मैंडेटरी कर दिया बच्चों एलिमेंट्री लेवल पे। तो जो प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षा है वहां पे CCE जरूरी है। ये बात कब हुई थी, 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसके अंदर, ठीक है। 2005 का NCF, उसने कहा था बच्चों रट्टा मारने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बच्चों को समझ के आधार पर चीजों को सिखाओ और उनका CCE करो, ठीक है, यहाँ पे बात की थी। और 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसने कहा था प्राथमिक लेवल पे तो आपको 100% पक्का करना है, मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, ठीक है। तो CCE मैंडेटरी कर दिया था 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट ने बच्चों। डन है बात। तो यहां तक बच्चों हमने ये चीजें कर ली है, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है बच्चों। तो आशा करता हूं आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, और मिलते हैं बच्चों जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।